देखिए बच्चों, पिछला वीडियो आपने देखा जिसमें हमने पढ़ा चार्ज के बारे में कि आवेश क्या होता है, आवेश के लिए कौन उत्तरदायी होता है, आवेश किसी वस्तु का आवेशन किस तरह से होता है। और साथ ही साथ हमने एक बात और पढ़ी कि जो आवेश का एक क्वांटीकरण का सिद्धांत है, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की परमाणुकता, जिसमें ये कहा जाता है कि आवेश जो होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश, वह एक निश्चित जो मूल आवेश होता है, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ई जो से दर्शाते हैं हम इसको स्मॉल ई से, इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलिए, उसका मूल आवेश बोलिए, तो स्मॉल ई जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका परिमाण होता है, या एक प्रोटॉन पर आवेश होता है उसका परिमाण होता है। तो इस मूल आवेश का यानी कि स्मॉल ई का पूर्ण गुणज के बराबर का आवेश किसी वस्तु पर आ सकता है। ठीक है, वह आवेश जो होता है या तो 1 ई के बराबर होगा, या 2 ई, 3 ई, 4 ई, 5 ई, इस तरह से होगा। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण गुणज होगा। इसी को हम बोलते हैं आवेश का परमाणुकता का सिद्धांत। और उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर आधारित आपने न्यूमेरिकल्स शायद किए होंगे। मैंने बोला था आपको कि न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला था Q ± NE। एक बार हम फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। आपने देखा है इस तरह का सूत्र ये था, जहां Q क्या है आपके पास, ये वस्तु पर आवेश है, ये वस्तु पर आवेश। N क्या चीज है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी। और E क्या चीज है, यह वही इलेक्ट्रॉनिक आवेश। या मूल आवेश भी आप इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एलिमेंट्री चार्ज। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जो कि आवेश की परमाणुकता से संबंधित फॉर्मूला था। तो इसका आगे हम पढ़ने हैं, इससे आगे का। उससे पहले मैं चाहता हूं एक न्यूमेरिकल हम और देख लेते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड। एक क्वेश्चन है इसी पर फॉर्मूले पे बेस्ड, उसको कर लेते हैं, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 5 × 10⁻⁹ कूलम का धनावेश है। कितना? 5 × Q का वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻⁹ कूलम का, कूलम को हम C से दिखाते हैं, ठीक है, का धनावेश है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। तो सीधा सा पहले तो आप ये देखेंगे कि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है मतलब सीधा सा इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आप फॉर्मूला लगाइए Q = N। प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो आपको स्पष्ट है, प्लस है दे रखा है। ठीक है, प्लस दे रखा है तो सीधा सा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Q = Ne। और इससे आपका फॉर्मूला से बनेगा N = Q/E। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होंगे, तो उनको आप कीजिएगा। Q का वैल्यू आप लिखिए, Q बराबर कितना है, 5 × 10⁻⁹ और E का मान मैंने पिछले टर्म पे भी आपको बताया था, और ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। डिवाइड करेंगे 3.125 × 10⁻10, इतने इलेक्ट्रॉन N। इसका मात्रा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये भी कूलम में है और ये भी कूलम में है, तो ये कूलम कट जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, प्लस आवेश है, तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसलिए क्या आएगा आंसर आपके पास, N बराबर कितना, 3.125 × 10⁻10 इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और आप इसका आंसर लिखेंगे, ये कमी क्यों होगी, वजह दिखाएंगे आप, चूंकि आवेश कितना है, आवेश धनावेश है, चूंकि धनावेश है ये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वस्तु पर आवेश धनावेश है, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अगर यही ऋण आवेश होता
तो हम क्वेश्चन तो इसी तरह सॉल्व करते हैं, लेकिन लिखते इतना इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी क्योंकि ऋणावेश। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास और भी होंगे। यहां पर हमने निकाला क्या, n का वैल्यू निकाला। कभी कभी हो सकता है आपके पास n इलेक्ट्रॉन दे रखे होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां n का वैल्यू लिखेंगे, e का वैल्यू लिखेंगे, गुणा करेंगे और q का मान निकालेंगे। उस वस्तु पर आवेश कितना होगा वो आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, तो आज देखते हैं हम आवेश पर, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है और उसकी विमा क्या होती है। तो आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, का मात्रक, कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। कूलाम, और इसका प्रतीक होता है कैपिटल सी, सिंबल कैपिटल सी। जैसे आप मीटर के लिए स्मॉल एम लिखते हैं ना, ऐसे ही आप इसके लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल सी लिखेंगे। ठीक है, ये आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश की परिभाषा भी दी जाती है। परिभाषा इसकी दी जाती है विद्युत धारा से। ठीक है, तो किसी चालक में बहने वाली धारा से इसकी परिभाषा दी जाती है। तो क्या होता है कि धारा की परिभाषा जो हम जानते हैं, धारा, विद्युत धारा, या इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से दिखाते हैं, वो क्या होता है, किसी चालक में बहने वाली धारा उस चालक के परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश प्रति 1 सेकंड में, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर, उस चालक के परिच्छेद से आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अर्थात I बराबर क्या होगा, Q अपॉन T। माना कि Q आवेश T सेकंड में प्रवाहित होता है किसी चालक के परिच्छेद से, तो उसमें बहने वाली धारा बराबर क्या होगा, I बराबर Q बटे T, जहां Q प्रवाहित आवेश है और T है समय है। T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो 1 सेकंड में कितना होगा, Q अपॉन T। तो ये आ गया धारा का मान। तो हम कह सकते हैं Q बराबर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला I इंटू T। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप इसका मात्रक दर्शाते हैं। ठीक है, अगर I एम्पीयर की धारा किसी चालक में बह रही हो, T समय के लिए बहे, तो उससे प्रवाहित आवेश कितना होगा, T सेकंड में प्रवाहित आवेश। इस फॉर्मूले से दिया जाएगा Q बराबर I इंटू T। ये है प्रवाहित आवेश, चालक में प्रवाहित आवेश। इससे आप कूलाम की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, आई तो आप जानते हैं ये मूल मात्रक होता है। ठीक है, मूल मतलब इसकी मूल भौतिक राशि है, तो इसका मात्रक मूल मात्रक यानी कि एम्पियर, और टी समय भी इसका मात्रक भी मूल मात्रक होता है, सेकंड। ठीक है, तो क्यू का जो मात्रक बनता है, अगर 1 एम्पियर की धारा, आई को मैं करूं एक, क्या करूं, आई बराबर अगर ले लूं 1 एम्पियर, टी बराबर ले लूं 1 सेकंड। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या आएगा, 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड बराबर कितना, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम क्या हुआ, इसकी परिभाषा में ले सकते हैं। क्या परिभाषा, कि 1 कूलाम वह आवेश होता है जो किसी चालक तार के परिच्छेद से 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, जबकि चालक में बहने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर की धारा किसी चालक में बह रही हो, तो उसमें 1 सेकंड में प्रवाहित जो आवेश होगा वो 1 कूलाम होगा। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से आप क्या देंगे, इसकी विमा भी बनाएंगे। तो विमा क्या हो, देखते हैं यहां पर क्यू की विमा, क्यू यानी कि आवेश की विमा, क्यू की विमा इसी फॉर्म सूत्र से देंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, Q बराबर IT से। ठीक है, Q की विमा बराबर क्या होगा, I की विमा यानी कि धारा की विमा गुणा T की विमा, समय की विमा। I की विमा क्या होती है, एम्पियर के लिए हम A लिखते हैं। आपने विमाएं पढ़ी पिछले साल,
वो पढ़ी थी आपने, एम, एल और टी पढ़ा था आपने। एम द्रव्यमान की माप होती है, एल लंबाई की माप होती है और टी समय की माप होती है। तो विद्युत धारा की जो माप होती है वो ए होती है, कैपिटल ए, और समय की क्या हुई, टी। तो क्या बना, क्यू की माप ए टी, याद रखेंगे क्यू की माप क्या होती है, ए टी, ठीक है। ये भी माप। आपने आवेश के बारे में देख लिया कि आवेश किस तरह से होता है, आवेश का परिमाण कितना होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, अभिमा क्या होती है, आवेशित किसी वस्तु को कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं आपने पीछे पढ़ा था कि आवेशित करने के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरी वस्तु पे उसको रगड़ देते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, वो आवेशित हो जाती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन। तो एक तरीका आपने पढ़ा, घर्षण के द्वारा हम आवेशित किसी वस्तु को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवेशित करने का केवल एक ही तरीका, और भी तरीके हैं। तो दूसरे तरीके क्या हैं, उन तरीकों को भी जान लेते हैं थोड़ा संक्षेप में, ठीक है। तो एक तरीका होता है, आवेशित किसी वस्तु को करना चाहते हैं तो वो है एक स्थिर विद्युत प्रेरण। याद रखिएगा, आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट तो नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि संधारित्र वाला पार्ट जब आप पढ़ेंगे, संधारित्र का लेसन, तो उसमें इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है, स्थिर विद्युत प्रेरण, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक इंडक्शन अलग होता है, लेकिन ये कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर विद्युत प्रेरण। प्रेरण द्वारा, प्रेरण बोलते हैं लेकिन है ये स्थिर विद्युत प्रेरण। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग, बल्कि बेहतर होगा हम बोले स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कैसे होता है देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है जो आवेशित नहीं है और इसको आप चार्ज करना चाहते हैं, आवेशित करना चाहते हैं, तो आप कैसे इसको चार्ज कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है। ये किसी स्टैंड पिन में लगा रखा है, एक चालक है, ठीक है, और ये कुछ चालक स्टैंड पर है, इस पे आवेश नहीं है। आवेश नहीं का मतलब इस पर जितने परमाणु हैं उन परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, ठीक है, यानी कि निरावेशित है। एक हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करना है, हमको माना कि इसको नेगेटिवली चार्ज करना है। कैसे करना, नेगेटिवली चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, धनावेशित छड़ इसके बगल में लाएंगे, बगल में लाएंगे, टच नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब भी प्रेरण के द्वारा आवेशन करना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा आवेशन करना होता है, तो आपको टच नहीं करना है, ठीक है, वो तरीका अलग है। तो टच नहीं करना है, केवल उसके नजदीक लाना है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज आप रॉड लाए, अगर इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इधर की साइड, ये वाला जो सिरा होगा इसके कैसे हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, इधर को इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। उधर इलेक्ट्रॉन इधर उधर को आ गए तो क्या होगा, उधर की साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी चार्जिंग कर सकते हैं। और क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम करेंगे कि इस पर हम क्या करेंगे, इसको अर्थ कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट। देखिएगा, कभी आपको सर्किट में देखिएगा तो ग्राउंड कनेक्शन के लिए इस तरह का फिगर बना, ऐसे, ठीक है, ग्राउंड अर्थ कनेक्शन कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो तुरंत क्या होता है कि ये वाला चार्ज जो है गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है कि पृथ्वी का विभव अनंत होता है, ठीक है, पोटेंशियल अनंत होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्चुअली निकल करके यहां आते हैं और इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो जाएगी यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये निरावशित हो जाएगा, यानी कि यहाँ का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस रॉड को हटा लेना है, ठीक है, इस रॉड को हटा लेंगे। तो जैसे ही इस रॉड को हटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अब अभी इधर को अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज थी, यहाँ पर एक छड़ थी,
उसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सारे में फैल जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी रॉड कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका अर्थ कनेक्शन भी हटा सकते हैं और इस तरह से ये क्या हो गया, ये चार्ज होगी। कैसे होगी चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। हमने टच नहीं किया इसको, किसी रॉड से टच नहीं किया, किसी मतलब आवेशित छड़ से टच नहीं किया, टच नहीं करना, याद रखना आवेशित। तो एक तरीका ये भी है, किसी वस्तु को चार्ज करना, तो ये नेगेटिव चार्ज किया तो पॉजिटिव रॉड लाएंगे इसके पास में। लेकिन अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है इसको, तो क्या समझ गए होंगे क्या करना है, इसमें आपको नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके नजदीक लाने का लिए। ठीक है, और बाकी प्रक्रिया सारी वैसे। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, इस तरह से भी आप चार्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया, ठीक है, पहला आपने पढ़ा था घर्षण के द्वारा चार्ज, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और यह है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं दो तरीके हमने देख लिए चार्जिंग के। तीसरा तरीका देखते हैं कि चार्जिंग हम तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि चालन द्वारा आवेशन। इससे पहले आपने पढ़ा कि स्थिर विद्युत प्रेरण के द्वारा, यानी कि उसमें आपने देखा था कि इसमें टच नहीं करते, इसमें हम टच करते हैं, यानी कि चालन के द्वारा आवेश का चालन होता है। तो इसमें कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ये वस्तु है जो कि निरावेशित है, इससे चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है इस पर। ठीक है, ये किसी विद्युत रोधी स्टैंड में ऐसे आपने खड़ी कर रखी है, इसको आपको करना है चार्ज। अब कैसा चार्ज करना है, मान लीजिए मैं इसको करना चाहता हूं चार्ज, कैसा, नेगेटिव चार्ज करना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं इसको नेगेटिवली चार्ज कैसे करूं या पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूं, तो उसको करने का तरीका क्या होगा कि हम एक रॉड लेके आएंगे। ठीक है, अगर मुझे इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो नेगेटिवली चार्ज रॉड लाऊंगा, पॉजिटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिवली चार्ज इसके पास रॉड लाऊंगा। एक धनावेशित छड़ लाएंगे और इसको यहाँ टच करेंगे। ठीक है, इसमें पहले से चार्ज है, तो इसको जैसे हम टच करेंगे तो इसका चार्ज इसमें चला जाएगा थोड़ा। ठीक है, चार्ज का पुनर्वितरण होता है, इसको भी आप पढ़ेंगे जब आप लेसन पढ़ेंगे, कौन सा, कंडेंसर वाला, यानी कि संधारित्र वाला लेसन पढ़ेंगे, वहां भी आपको बताया जाएगा थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा एक ब्रीफिंग बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो रॉड है, जो कि चार्ज रॉड है, पहले से चार्ज है, तो ये चार्ज नहीं है ये वाला। ठीक है, ये बी चार्ज नहीं है, ए है चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही आप ए को बी से टच करते हो तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है। ठीक है, टच कर दिया, चार्ज आ गया। ऐसा नहीं कि सारा सारा से हो जाएगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, कि इसका जो है एरिया कितना है और इसका एरिया कितना है। ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, चार्ज का पुनर्वितरण हो जाता है, थोड़ा इसमें चला जाएगा, थोड़ा यहां रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को हटा देंगे। जैसे ही रॉड को हटाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज है वो इसी में रह जाएगा और इस तरह से ये चार्ज होगी, ये भी चार्ज होगी। लेकिन ये तरीका उस पहले वाले तरीके से भिन्न है। क्या इसमें हम टच करते हैं तब इसमें जो चार्ज है वो ट्रेवल करता है, इधर से इधर ट्रेवल करता है डायरेक्ट टच करके, यानी कि चालन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। तो एक तरीका ये होता है। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरीके कुल मिलाकर के चार्जिंग के। ठीक है, एक तो चालन के द्वारा हम कर सकते हैं, एक आपने पढ़ा स्थिर विद्युत प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा, और एक तरीका आपने जो शुरू में पढ़ा था जिसमें आपने Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूले में पढ़ा, वो है क्या, घर्षण के द्वारा। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं आपके पास जो भी फिलहाल इस लेसन में कोर्स में है, वो क्या है, वो है घर्षण के द्वारा, जिस पर आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं और बाकी के न्यूमेरिकल आप स्वयं से करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आधार है एक तरह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी का, पूरा जो आपका लेसन, ये सारा सब्जेक्ट है पूरा का पूरा 12th में, पूरा आधार है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ठीक है, आपने ये पढ़ा कि पिछले वीडियो में देखा था आपने कि दो आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है या तो प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है ना, सजातीय जो चालक सजातीय आवेश होते हैं, यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात
पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन है। लेकिन अगर दो विजातीय आवेश हो, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में फिर आकर्षण बल लगता है। तो बल लगता है तो ठीक है, लेकिन कितना बल लगता है, उसका परिमाण कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, कितने बड़े आवेश होंगे, कितनी दूर रखे जाएंगे, कितना बल लगेगा, तो उसके लिए नियम है कूलाम का नियम। तो इस कूलाम के नियम को देखते हैं, कूलाम का नियम क्या है। तो ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो कूलाम के नियम में यह है कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट के रूप में चार्जेस है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है, दो बिंदु आवेश है पॉइंट्स में। इसको रखा है हमने बिंदु ए पर और इसको रखा है बिंदु बी पर, ठीक है। इसकी मात्रा तो है Q1 और इसका आवेश है Q2, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है Q1 Q2, या हो सकता है नेगेटिव हो, कोई एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम एक जनरल वैल्यू लेके चल रहे हैं, इसका Q1 मान है, इसका Q2 कूलम का आवेश, ठीक। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए R है, ठीक है। तो ये नियम कहता है, कूलम का नियम कहता है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रकृति मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसा बल है, स्थिर विद्युत बल है। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत क्यों, क्योंकि आवेश स्थिर है, ठीक है। स्थिर विद्युत बल इसको बोलते हैं, कूलम बल भी बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल भी बोलते हैं, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल या कूलम का बल कितना होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेश मात्रा कितनी है Q1 पहले पर, दूसरे पर कितना है Q2, उन दोनों का गुणनफल कितना हुआ Q1 इंटू Q2, तो उसके दोनों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा यह कूलम का बल दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है R, उसके वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दो बात। तीसरी बात और है कूलम के नियम में कि ये जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी कि ये लाइन ए बी लाइन, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अनुदिश से मतलब इसी लाइन पे लगेगा। आकर्षण भी होगा तो ऐसे में लगेगा, प्रतिकर्षण होगा तो ऐसे में लगेगा, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, तीन स्टेटमेंट कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Fe से दिखाते हैं, Fe से मतलब आप F से भी दिखा सकते हैं। Fe का मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E से मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। आप F भी लिख सकते हैं, आपकी बुक्स में हो सकता है वो। इन दोनों को अगर हम सम अप करें तो Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं Fe, अगर मैं बराबर कर दूं, इसको बदल दूं पोसिबिलिटी साइन को बराबर, तो आप जानते हैं कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ये कांस्टेंट माना कि K है, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K का वैल्यू जो K है, K का वैल्यू याद रखिएगा, ये K जो होता है कांस्टेंट इसमें लगता है SI पद्धति में, SI सिस्टम में K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K। अभी आप देखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है और ये कैपिटल K क्या चीज है, ठीक है। पाई तो आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ ऐसे आप लिख सकते हैं इस रिलेशन को, इंप्लाइज दैट Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो बिंदु आवेशों के बीच कितना होता है,
1/4πε0 k Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एक फॉर्म ये है इसका कूलाम के बल का, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो बिंदु आवेशों के बीच, ये बल लगता है। अब मैंने बात बताई आपको कि इसमें जो एप्सिलॉन नॉट और के क्या चीज है, तो इसको देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी आप बोल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पहले तो इसका आप लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, हिंदी में लिखते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट बोलिए या जीरो बोलिए, आपकी मर्जी, जीरो, ठीक है। और अंग्रेजी में लिखते हैं इसको एप्सिलॉन, EPSILEN, एप्सिलॉन नॉट या जीरो, ठीक है। अब ये है क्या चीज, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन जीरो सिंबल, लेकिन है क्या चीज, ये होता है निर्वाती विद्युतशीलता। क्या होता है, निर्वाती विद्युतशीलता। निर्वात विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या अंग्रेजी में बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात विद्युतशीलता ये क्या है, ये मात्रक ये जो राशि है एप्सिलॉन नॉट, ये एक कांस्टेंट मैंने बोला, पूरा का पूरा कांस्टेंट है ये। लेकिन ये जो कांस्टेंट है, किस तरह का कांस्टेंट, हमारे पास दो तरह के होते हैं। तो कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है कुछ बातों पर, लेकिन कोई कांस्टेंट ऐसे होता है जो किसी पर निर्भर नहीं करते। जैसे आपने पढ़ा हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल G पढ़ा है, फिक्स होता है वैल्यू, कितना होता है याद होगा आपको, 6.67 × 10⁻11, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। तो ठीक इसी तरह का ये भी है, यानी कि ये क्या है, ये भी एक सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इस यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होगा। वो वैल्यू, इसका वैल्यू भी हम जान लेते हैं, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12, है क्या, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, इसे भी आप याद रखिए। अभी इसमें कांस्टेंट में मैंने एक चीज और आपको बताई थी, एप्सिलॉन नॉट और एक के भी लगाया था। तो के क्या चीज है, के कैपिटल के, ये के क्या चीज है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये वाला यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये कैसा कांस्टेंट है, इसको देखते हैं। के, अब के बारे में देखते हैं। के जो होता है, ये है माध्यम का परावैद्युतांक, याद रखेंगे इसको, माध्यम का परावैद्युतांक। कौन से माध्यम का, जो इन दोनों आवेशों के बीच में जो भी माध्यम हो, हवा होगी तो हवा का होगा, जल होगा तो जल का परावैद्युतांक होगा, बीच में कोई माइका अभ्रक वगैरह है तो उसका हो जाएगा, ठीक है, कोई भी पदार्थ होगा उसका परावैद्युतांक। और पदार्थ, हर एक पदार्थ का परावैद्युतांक अलग अलग होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। कितना होता है के का वैल्यू, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑफ द मीडियम, कौन से मीडियम का, जो भी बीच में होगा, दोनों आवेशों के बीच में जो भी मीडियम होगा, जो भी माध्यम होगा, ठीक है। इसका वैल्यू भी जान लेते हैं, के बराबर जो होता है वो एक होता है अगर वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात अगर माध्यम है तो उसके लिए एक होता है, ये न्यूनतम होता है। बाकी सबके लिए के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, अन्य माध्यमों के लिए, ये भी याद रखें।
तो ये बात समझ में आ गई, एप्सिलॉन नॉट की बात समझ में आ गई, के का वैल्यू समझ में आ गया। एक क्रॉस से और देखते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। अब ये एप्सिलॉन क्या चीज है, ये एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन जो है इसमें जीरो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है एप्सिलॉन क्या, ये माध्यम की विद्युतशीलता, जो बीच में माध्यम है उसकी विद्युतशीलता, उसकी परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है, लेकिन ये माध्यम की होगी और ये निर्भर करेगी के पर निर्भर करेगी। एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स है, लेकिन के का वैल्यू तो फिक्स नहीं है, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग है। तो इसलिए ये निर्भर करेगा, एप्सिलॉन निर्भर करेगा के पर। तो इसका मतलब एप्सिलॉन एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है जैसा एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो एप्सिलॉन कांस्टेंट है, लेकिन माध्यम पे निर्भर करेगा कि बीच में माध्यम कौन सा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं के का वैल्यू क्या है, एक से ज्यादा होता है निर्वात या वायु के अलावा अगर कोई माध्यम है तो, ठीक है। अब के का वैल्यू एक से ज्यादा होगा, तो एक से ज्यादा से अगर इसमें भाग करेंगे, इसमें के नीचे आ रहा है, तो एक से ज्यादा अगर यहाँ आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब बल घटेगा। अगर वायु निर्वात में अगर कोई दो चार्जेस रखे हैं, एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं दो आवेश, तो उनके बीच जो बल लगेगा, ठीक है, और अगर वहां पर कोई माध्यम रख दे बीच में, तो तब क्या होगा, माध्यम रखने से के का वैल्यू बढ़ जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा, तो तब बल का वैल्यू घट जाएगा। यानी कि उसी दूरी पर अगर वही आवेश उसी दूरी पर रखे हों, जबकि माध्यम उसके बीच में कोई डाल दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है, बल का वैल्यू घट जाता है, ठीक है। बीच में माध्यम आने से बल का वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि परावर्तन का वैल्यू एक से ज्यादा होता है किसी भी अन्य माध्यम के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से आप ये भी कर सकते हैं, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी माध्यम का परावर्तन कितना होता है याद रखिए। कैसे निकाल, ये क्या है, उस माध्यम की विद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। मान लीजिए आपको जल का परावर्तन चाहिए, सपोज के, जल के लिए के कितना होगा, तो जल की विद्युतशीलता कितनी होगी वो लिखेंगे, बटे निर्वात की विद्युतशीलता कितना, तो ये कैलकुलेट होकर के क्या आ जाएगा, आपको माध्यम यानी कि जल की विद्युतशील जल का परावर्तन आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर भी बेस न्यूमेरिकल कुछ हो सकता है आपके पास, इनको भी रखा। अब कुछ और बातें हम देखते हैं। फिलहाल ये समझ के, ये आप एप्सिलॉन जीरो के बारे में समझ के मैं इसको मिटा देता हूं, और यहां पर इसके और रूप पढ़ते हैं, किसके, कूलम्ब बल के। और रूप क्या हो सकते हैं इसकी जरा देखिए, इसी पे डिपेंडेंट है ये रूप। देखिए अभी मैंने ये बताया आपको, एफ ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के तो है, यदि के यदि क्या है, यदि के बराबर कितना हो, 1, के बराबर 1 कब होगा, जब वाई होगा या निर्वात होगा, ठीक है। तो के का वैल्यू 1 होगा वाई या निर्वात, तो तब एफ ई का वैल्यू क्या होगा, 1 उस केस में एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। इस फॉर्म में भी हो सकता है अगर के 1 हो तो, ठीक, हर हमेशा नहीं होगा, जब भी y होगा तो y के लिए फॉर्मूला पर। एक बात और देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का सीधा वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और सीधा आपको याद भी रखना है इसको। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो फिक्स है, पाई का वैल्यू भी फिक्स है, ये भी आप जानते हैं 3.14, ये 22/7 होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी अभी मैंने आपको बताया फिक्स होता है, तो सीधा सा मतलब इसका वैल्यू भी फिक्स होगा। ये वैल्यू होता है, बड़ा आसान है याद रखना, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। इसका वैल्यू इतना क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹। तो ये फॉर्मूला फिर कैसे बन जाएगा, एफ ई बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह तो आप लिखेंगे 9 × 10⁻⁹,
राइट, और के रह गया अभी नीचे के, ये भी नहीं रहेगा अगर वाई होगा तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन और माध्यम में तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। वाई होगा तो हम ये नहीं लिखेंगे, इसको 1 कर देंगे। आगे Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, एक फॉर्म ये भी हो गया इसका, ठीक है। तो ये कूलाम का नियम, इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जब कोई माध्यम है तो के वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे, और निर्वात है तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, या इसकी जगह आप 9 गुणा 10 की घात 9 भी लिख सकते हैं। समझ में आता है? तो इस पर भी स्टेप न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपके पास देखिए कितनी चीजें हैं। एक तो होगा बल, कूलाम का बल 1, ठीक है। ये वैल्यू कांस्टेंट होता है तो आपको पता होता है, ठीक है। Q1 Q2 यानी कि दोनों आवेशों की मात्राएं, और R यानी बीच की दूरी। तो 4 चीजें 1 2 3 और 4, Q1 Q2 R और Fe। इन 4 में से कोई 3 आपको दे दी जाएंगी न्यूमेरिकल इस तरह के होंगे, कोई 3 आपको बताऊंगा, चौथी चीज निकाल लेंगे, ठीक है। तो कीजिएगा कोशिश, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा, अपने बुक से देखिए, ये क्वेश्चंस देखिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी देखिएगा कूलम के नियम पर, यानी कि बल, कूलम बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर, ठीक है। और उनको करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं समझता हूं आपको निश्चित रूप से वो क्वेश्चंस आएंगे, आप कर पाएंगे उनको हल। और अगले वीडियो में हम ऐसी एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे और एक न्यूमेरिकल इसका भी करेंगे, और फिर हम इसका सदिश स्वरूप भी देखेंगे कूलम के नियम का, कूलम बल का सदिश स्वरूप, क्योंकि बल तो आप जानते हैं कि सदिश राशि होती है, अदिश राशि तो नहीं है। हमने यहाँ पर कहीं भी सदिश नहीं लिया, इसको केवल अदिश, केवल हमने इसके परिमाण निकाला है, ठीक है। दिशा क्या होगी, बल किधर लगेगा, कैसे लगेगा, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।